नमस्कार, मैं नरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार इलाज से। मित्रों, समाज में बुजुर्ग व्यक्तियों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। जो कई समस्याएं हैं जो मानसिक रूप से ऐसे व्यक्तियों को बीमार कर देता है। इसी पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हमारे सामने जीवन बीमा निगम से अवकाश प्राप्त माननीय विश्वनाथ प्रसाद जी हैं, जो अपने समय के में यूनियन के लीडर भी रहे हैं और ब्रांच मैनेजर के रूप में अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। तो मित्रों, अब हमारे सामने माननीय विश्वनाथ प्रसाद जी हैं। पहले उनसे उनका अनुभव जानना चाहेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे। हाँ, ये बहुत खुशी की बात है और खुशी इस मामले में कि बहुत सारी बातों को जो ओल्ड एज के पे लोगों को फेस करना पड़ता है, इस पर कलेक्टिवली कहीं कोई बातचीत नहीं हो रही है। हम नरेश बाबू को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने हमें मौका दिलाया कि हम अपने दिल की बात कह सकें, क्या हम फील करते हैं परिवार में, क्या हम फील करते हैं समाज में। तो इस मामले में तो अंतर पड़ता है, क्योंकि हम जिस उद्योग में काम करते थे और बड़ा स्वच्छ हिसाब किताब, कोई कहीं किसी का कोई आपस में विरोध नहीं, लोग को अपनी इच्छा के अनुसार और जो नीड है जहां आप काम करते हैं उस नीड को पूरा करना, सहयोग से रहना, ये बहुत अच्छी बात हुई है जो जिस पर इन्होंने मेरी बात हमसे बात करने की इच्छा व्यक्त की है। मैं जब अपने विभाग में आया तो एक लिपिक के रूप में आया, लेकिन कुछ ऐसी संभावनाएं थी जो जिस विषय पर काम करके, पढ़ाई करके, एग्ज़ाम देकर मैं पदोन्नति प्राप्त करता चला गया और मैं 7 साल की सर्विस पूरा करते करते उच्च पदाधिकारी के रूप में विभिन्न परीक्षाओं के बाद आ गया। साथ ही साथ उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति भी थी कि इंडस्ट्री में वेज रिवीजन नहीं हो रहा था, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी समस्याएं थी, तो उसमें एक नेतृत्व का ज़रूरत था। तो लोगों ने हमको उस नेतृत्व के लिए एक जवाबदेही दी और मैं उस यूनियन में, उस संगठन में सक्रिय काम करना शुरू किया और मैं यूनियन के ऊंचाई के पदों पर भी था और पदाधिकारी के रूप में भी अपने जवाबदेही को बहुत अच्छे तरह से निभाते 2002 के जनवरी में मैं रिटायर किया और आज जीवन बीमा से बहुत कुछ मतलब उतना नहीं रह गया है अब, लेकिन एक कलेक्शन के रूप में लोगों से काम करना और व्यवहार रखना, ये एक बहुत बड़ी हमको लाभ मिली है लोगों के साथ रहने में। और परिवार में हमको कोई समस्या नहीं है, मेरे बच्चे लोग बहुत ठीक हैं, सबके पदोन्नति होती जा रही है, सब अच्छे डेवलप कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी अपनी सवाल है स्वास्थ्य का, मैं थोड़ा इस मामले में थोड़ा ज़्यादा परेशान रहता हूँ। मुझे डायबिटिक है, हार्ट से भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट का भी कुछ सवाल है। इन सबों पर हमारा बहुत अच्छा पैसा खर्चा हो रहा है, जो पेंशन से किसी तरह से हो जाता है, चलता है, लेकिन बहुत संघर्षमय जीवन है। बुज़ुर्ग लोग हैं जो खासकर 70, 75, 80 से भी अधिक हो गए हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, पर्सनल स्वास्थ्य के से रिलेटेड आर्थिक समस्या ये हो जाती हैं। इन सब समस्याओं को पर समाज को और सरकार को सोचना चाहिए, कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ कुछ ऐसा संगठन होना चाहिए जो इस जवाबदेही को लें और
इस तरह के व्यक्तियों की समस्याओं को समाधान कर सके। ये मेरी समस्या है, यही मेरा विचार है। अनेकों धन्यवाद नरेश बाबू, आपने जो ये हमको सुनहरा अवसर दिया। मेरे मन में बहुत दिनों से ऐसी ऐसी भावनाएं उमड़ घुमड़ रही थी, मैं किसी को बता नहीं पा रही थी, किसको बताऊं, समझ में नहीं आता था कि मैं अपने भावनाओं को किसके समक्ष प्रकट करूं। और आज यह इतना अच्छा अवसर आपने मुझे दिया है, मन करता है कि अपने सारे दिल की भावनाओं को उड़ेल कर रख दूं। करीब 20 साल के लगभग में हो रहे हैं, मैं रिटायर कर गई। मैं प्रोफेसर थी मनोविज्ञान की, तो डेली कितने लड़कों के साथ 150-200 लड़के क्लास में हैं, उनके साथ आपस में बातचीत करना, उनके साथ आदान प्रदान भावनाओं का और अपने ज्ञान का, ये सब। तो ऐसी अवस्था में रहने के बाद फिर मोहल्ले में भी उसी तरह, समाज में भी जो जैसा रहता है उसको तो वैसे ही समाज वैसे ही परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। लेकिन एक दिन ऐसा आया, उम्र हो गई समाप्त और मुझे हो जाना पड़ा रिटायर। मैं जब समूचे सर्विस के बाद अच्छी तरह से रिटायर कर गई, उसके बाद तुरंत तो हमें कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा हमको लगने लगा कि मैं कहाँ थी और मैं कहाँ चली आई हूँ। धीरे धीरे कुछ दिनों तक अच्छा रहा कि मैं आराम करूँगी, लेकिन उसके बाद तो इतना खराब लगने लगा कि न पढ़ाई में मन लगे, ना सोने में मन लगे, ना किसी काम में मन लगे जैसे कि कितने लोगों के बीच में मैं घूमती थी, कितने लोगों के बीच से मैं गुजर कर बात करती थी, कितने विद्यार्थियों के साथ मेरा भावनाओं का आदान प्रदान होता रहता था, बातचीत का आदान प्रदान होता रहता था। और आज मैं एक बैग यहाँ पर घर में बंद हो गई हूँ। महिला होने का यह एक मेरे साथ जो पुरुषों के साथ नहीं होता है वो मेरे साथ हुआ। पुरुषों का तो है कि किसी बहाने वो घर से बाहर निकलते हैं, जाते हैं, बाज़ार गए, दूध लाए, सब्जी लाए, घूमने गए, कहीं भी गए, लेकिन वो चांस तो मेरे साथ रहा नहीं। मैं तो एक बैग घर में बंद हो गई। तो ऐसी अवस्था में मेरा ये पहला चरण रहा। तो कुछ दिनों के बाद एडजस्ट करते करते तो मेरे पति देव थे मेरे साथ। दोबारा चरण वह आया जब हमारे पति देव का देहांत हो गया। उसके बाद तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। अकेली इन द सेंस कि बच्चे मेरे हैं, 2 बेटे हैं, दोनों समझिए कि साथ ही हैं, एक आते जाते रहते हैं, बाहर सर्विस में है, और एक है मेरे पास, वो भी रोज़ आते जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे कहने का अर्थ यह है कि बच्चे जो बड़े हो जाते हैं ना, वो भी तो फैमिली वाले हो जाते हैं ना। तो अपनी फैमिली के काम से गए, अपने सर्विस के काम से गए, जैसे मैं जाती थी, हमारे हस्बैंड जाते थे, और बहू है घर में, तो बहू को बच्चों को देखना है, छोटे हमारे पोते पोतील हैं, उन लोगों को देखना है, उन लोगों के विषय में सोचना है, घर चलाना है। तो मेरे पास बैठ कर के गप कौन करेगा। धीरे धीरे हमारे शरीर की अवस्थाएं भी गिरने लगी। हमारे हस्बैंड का भी डेथ हो गया। उसके बाद तो मैं बिल्कुल अकेले पड़ गई और समझ में नहीं आता था कि मैं अपने समय को किस तरह काटूं। एक दिन ऐसा था जब मैं रिटायर नहीं हुई थी, तो इच्छा होती थी कि कब सोने का, नींद लेने का समय नहीं था मेरे पास, कब मैं सोऊं, कब अवसर मिले जो मैं नींद लूं। तो बाद में मैं सोचने लगी रिटायरमेंट के बाद कि अच्छा है, मैं सोने का अपना शौक़ पूरा करूंगी, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाना, घर में आके पढ़ना, उसके बाद घर गृहस्थी देखना, बच्चों को देखना, तो कहाँ समय मिलता था ज़्यादा आराम करने का, सोने का। तो ऐसा हुआ ना कि मैं सोना शुरू की, तो मैं कितना सोऊंगी, सो ही नहीं सकी। अब ऐसी अवस्था में मैं आ गई हूँ रिटायरमेंट के बाद कि देखिए, पैसा तो गवर्नमेंट दे देती है, पैसा गवर्नमेंट दे देती है, लेकिन उस पैसे को खर्च करने का कोई अवसर ठीक प्रदान नहीं होता है, नहीं मिलता है। यह
इसको इस तरह से हम कह सकते हैं कि पैसा है लेकिन शरीर जो है सो डायबिटिक हो गया है, तो ना अच्छा खाना खा सकती हूँ। शरीर डायबिटिक होने के बाद धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है, तो ना तो मैं कहीं बाहर घूमने जा सकती हूँ, हस्बैंड भी नहीं है साथ में जो मैं जाऊँगी कहीं घूमने, बच्चे अपने अपने काम में लगे रहते हैं। उसके बाद होता है क्या कि जब बाहर नहीं जा सकती हूँ, ना अच्छा खाना खा सकती हूँ, ना अच्छा कपड़ा पहन सकती हूँ, और दाई के हाथ से जो मिला, जो घर में बना, जो हमारे शरीर के लायक है, वही चीज़ मैं खाऊंगी। तो पैसा का खर्च इसमें हुआ ही नहीं कुछ। पैसे की कोई बात नहीं होती है, हम लोगों के क्लास में पैसे का कोई बात नहीं होता है। बात होता है उसके समुचित खर्च का, जो समय नहीं मिलता है, सदुपयोग हम लोग कर नहीं सकते हैं। इसका दो कारण है। एक कारण है कि हमको कोई ऐसा साथी संगी अपने एज का कोई व्यक्ति, जो महिला ही हो, जो पुरुष का संगठन हो, महिलाओं और पुरुष का संगठन हो, जिसमें हम डेली बातचीत आपस में करें, भावनाओं का आदान प्रदान करें, आपस में हंसी ठिठोली करें और एक दूसरे से कुछ लें कुछ दें, ले दें मतलब भावनाओं का लेन देन हो सके, तो वो सब कुछ होता नहीं है। इसके कारण इतना खराब लगता है सारा दिन घर में बैठे बैठे। और जब तक कि अपने मन मुताबिक, अपने एज के मुताबिक, एज ग्रुप के मुताबिक कोई व्यक्ति न मिले तो आदमी किससे बोलेगा? भाई नौकर से कितना बात करेगा, अड़ोसी पड़ोसी से कितना बात करेगा? सबको तो अपना अपना काम है। दाई नौकर को भी बता दिया, हो गया, बात खत्म। उसके बाद तो फिर पड़ोसी हैं, उनका अपना काम, बेटा को ऑफिस, बेटी बहू को घर का काम। तो मेरे साथ बैठकर गप कौन करेगा? अब बताइए, अब हमको तो फूड चाहिए। कौन फूड? मेंटल फूड। वो मेंटल फूड जो है वह नहीं मिल पाता है वरिष्ठ नागरिकों को। अपने घर में बैठे बैठे दिमाग खराब होता रहता है, और यही मेंटल फूड की आवश्यकता है जिस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और समाज को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि वो व्यक्ति, उनको भी मेंटल फूड है, चलो उसके पास थोड़ा सा बैठ लो, थोड़ा सा गप कर लो। लेकिन ऐसा आदमी बहुत कम मिलता है। जब व्यक्ति रिटायर हो जाते हैं ना, तो व्यक्ति अपने बेटा के यहाँ चला गया और चाहे अपनी बेटी के यहाँ चला गया, तो वहाँ जाके रहने लगा, तो सोसाइटी भी करीब करीब टूट जाती है। तो सोसाइटी भी टूट गई तो मिलने जुलने वाले भी कम हो गए। जो मिलने जुलने वाले हैं वो फिर हमारा साथ शरीर के कारण नहीं दे पाते हैं। कोई ऐसे हैं कि घर से निकल कर चल कर ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आ नहीं सकते हैं, हर जगह जा नहीं सकते हैं, उनको एक सहारा चाहिए, एक सहारा चाहिए दोनों को आपस में मिलाने का। किसी एक व्यक्ति के घर में अगर हमेशा बार बार जाकर बैठे तो वहाँ भी सही नहीं लगेगा, उनके घर की भी अपनी समस्याएं हैं। इसलिए कोई ऐसा स्थान चाहिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो कि रिटायरमेंट ले करके बैठे हुए हैं घर में, और वो कहीं दिन में किसी समय एक जगह जाके बैठें और आपस में अपने मन के अनुसार बातचीत, मन के अनुसार व्यक्ति के साथ मिलें जुलें, कुछ हंसें बोलें। तो ऐसा करने से क्या होगा कि मानसिकता जो है वह तरोताज़ा बनी रहेगी। ऐसा मैं सोचती हूँ कि ऐसा होगा, और ये ऐसा सोचने वाला व्यक्ति बहुत कम है कि व्यक्ति को मानसिक भूख अधिक है शारीरिक भूख से, और उस मानसिक भूख की पूर्ति होना अपने समकक्ष जो व्यक्ति हैं, जो अपने बराबर के व्यक्ति हैं, अपने बराबर के मेंटल लेवल के व्यक्ति हैं, उन लोगों के साथ बैठ कर के बातचीत करने से जो मानसिक भूख मिटता है वह किसी भी कारण से नहीं मिट सकता है। चाहे वो अच्छे कपड़े पहन लीजिए, चाहे आप अच्छा अच्छा खाना खा लीजिए, सब कर लीजिए, लेकिन वो मानसिक भूख तो
बातचीत के आदान प्रदान से ही मिलेगा। वह भी आदान प्रदान दाई नौकर से नहीं, अपने लेवल का, मेंटल लेवल का व्यक्ति हो। तो मैं यह सरकार से कहना चाहूँगी, चाहे समाज सेवकों से मैं यह कहना चाहूँगी कि इस विषय में थोड़ा विचार किया जाए कि जो व्यक्ति इतने समाज में घूम फिर के आया है, रह कर आया है, इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, उन लोग जो आए हैं, एक बैग जो घर में बैठ गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति कैसी हुई? कुछ चलती रहती है, अंदर अंदर बेचैन रहता है दिमाग कि क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन शरीर साथ नहीं देता है। लेकिन कहाँ जाके बैठे? कोई एक स्थान होना चाहिए, कोई ऐसा स्थान होना चाहिए कि ये बुज़ुर्ग अपने को वहाँ पर इनरोल करें और वहाँ पर जाके बैठे, आपस में बातचीत करें और अपने मनोनुकूल साथियों के साथ बैठ करके बातचीत करें और अपने मन को खुश रखें। इससे उनका मेंटल हेल्थ ग्रो करेगा, फिजिकल हेल्थ ग्रो करेगा। ये तो हुआ मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ के विषय में। दूसरी बात मैं जो समझती हूँ, कठिनाइयों जो हैं ये वृद्धजनों की, वो है कि अब तबीयत नहीं ठीक है, बेटा पास में नहीं है, बेटी पास में नहीं है, अब बैंक में पैसा है, उसको जाके लाना है, तो लाने जाइए तो एक तो लाने का प्रॉब्लम। एक हमारी महिला जान पहचान की हैं, वो किसी को देती थी लाने के लिए, तो आधा पैसा तो वो अपने रख लेता था, आधा उनको देता था। ऐसे करते करते कितना लाखों का गड़बड़ झाला जब उसने किया, तब उनको पता चला कि बैंक पैसा निकालने के लिए जब मैं पासबुक देती हूँ तो उसमें से मेरा पैसा आधा का आधा वो ले लेता है और आधा हमको देता है। तो ये एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा प्रॉब्लम हुआ, जब आप बैंक जाएंगी, जब बैंक जाते हैं हम लोग, तो हम लोग की शारीरिक अवस्था इस तरह की नहीं होती है कि हम लोग लाइन में खड़े हो जाएं। और बैंक का नियम तो बैंक का नियम है, तो फिर वहाँ पर हम लोगों को लाइन में नहीं खड़े होने के लिए कोई इंतज़ाम करना चाहिए। वहाँ के बैंक के अफसर को कोई डायरेक्शन होना चाहिए कि इस तरह के व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर के हैं, जो शरीर से लाचार हैं, उन लोगों को उचित बैठने की व्यवस्था हो और कोई स्पेशल केयर किया जाए उनका। अगर पानी का ज़रूरत हो तो पानी दिया जाए, और उनको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, कौन फॉर्म चाहिए, क्या भरना है नहीं भरना है, वो सब उनके पास ला के दिया जाए। ला के उनको सादर बैठा करके उनका काम करके गेट के बाहर उनके गाड़ी के पास या रिक्शा के पास पहुंचा दिया जाए। यह भी होना बहुत ज़रूरी है। और भी एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये वरिष्ठ नागरिकों का एक प्रॉब्लम ये है कि जब उनकी तबीयत खराब होती है, जब उनके बच्चे साथ रहते हैं चाहे नहीं रहते हैं, दोनों ही अवस्था में जब हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाना चाहते हैं तो एक नंबर का प्रॉब्लम होता है कि किस दिन नंबर लगा, किस दिन नंबर आएगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम पार हो गया। उसके बाद फिर प्रॉब्लम आता है कि वहाँ जब जाएंगे तो कितने देर लाइन में बैठना पड़ेगा। तो वरिष्ठ नागरिक इस लायक नहीं होते हैं, सभी वरिष्ठ नागरिक इस लायक नहीं होते हैं कि वहाँ जा कर के आप नंबर लगा कर बैठिए। तो बहुत तरह के उनके अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, तो कैसे वो बैठ सकते हैं? इस कारण से वो जा कर के वहाँ नहीं बैठ सकते हैं और बहुत परेशानी होती है उन लोगों को अपना इलाज कराने में भी। इस ओर भी मैं सबसे आग्रह करूँगी, जो इस फील्ड में हैं, जो इस तरह से मदद कर सकते हैं वरिष्ठ नागरिकों की, वो इस और सोचें, विचार करें कि हम लोग का कोई ऐसा इंतज़ाम हो कि हम लोग खबर करें, डॉक्टर हमारे घर आए या टेलीफोन से हमसे बात करें और हम उनको बतावें और उसके अनुसार वो हमको दवाई बतावें, हम दवाई लिखें और चाहे प्रिंट होकर दवाई आ जाए मोबाइल पर हमारे, और चाहे हमारे बेटे के पास आ जाए, चाहे जो भी मेरा साथ में कोई रहेगा अटेंडेंट तो उनके पास आ जाए और हम आसानी से दवा करा सकें।